ठीक है, और एक बार इन लोगों को कॉल कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं काम। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बिजनेस हेड पढ़ा था तो हमने उस समय कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ी थी। मैं जस्ट एक रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। बिजनेस और प्रोफेशन की डेफिनेशन आपको इतनी इंपॉर्टेंट याद नहीं करनी। हाँ, उसका सेक्शन याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे चांसेस कम होते हैं यहाँ से डेफिनेशन पूछने के। बस ये है कि ये कौन सी स्क्रीन इनकम इतनी चार्ट। छोटी क्यों दिख रही है? क्या? ये स्क्रीन बहुत ही छोटी दिख रही है मेरे को तो। सबको छोटी दिखाई दे रही है क्या? हाँ जी सर, थोड़ी जूम हाँ कर जी दीजिए। भैया। एक मिनट, मैं एक बार इसको बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ। क्या अभी भी ये आपको छोटी नजर आ रही है? हाँ अब ठीक है। सबके लिए ठीक है? नमस्ते सर। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि लास्ट टाइम को क्लास में मैंने तो बताया था कि बिजनेस का यहाँ पर मतलब ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर से। अगर क्वेश्चन उसे यहाँ बनाना होगा, यहाँ पर अगर उसे बनाना होगा तो वो लिखेगा बिजनेस एज पर इनकम टैक्स। वो आपको बोलेगा कि बिजनेस एज पर इनकम टैक्स इंक्लूड, और फिर क्या लिखेगा, फिर कुछ इस तरीके से हेडिंग बनाएगा। क्या लिखेगा? एक तरफ लिखेगा ट्रेड, दूसरी तरफ लिखेगा कॉमर्स, तीसरा लिखेगा मैन्युफैक्चर, ठीक है, और फिर लिखेगा ऑल ऑफ द अबव। ऐसे एक क्वेश्चन बना सकता है। यहां पर अगर उसे क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कि इनकम बिजनेस का मतलब इनकम टैक्स में क्या है। बिजनेस में इनकम टैक्स का मतलब है ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर तीनों, या फिर तीनों से जुड़ा हुआ कोई भी काम। तो मतलब क्या है कि आपको सिर्फ इस टीसीएम के आसपास रहना है, यानी कि ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। अगर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर है या उससे रिलेटेड कोई काम भी है, जो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई चीज अगर वो भी है तो वो भी इनकम टैक्स के हिसाब से बिजनेस है। ठीक है। प्रोफेशन के हिसाब से अगर वो देखेगा तो बोलेगा इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्किल होना चाहिए या मैनुअल स्किल होना चाहिए, ये दोनों ही प्रोफेशन के अंदर इनकम टैक्स में आते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें वो ये बोलेगा कि इनकम टैक्स के हिसाब से डॉक्टर क्या है, एक बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है? प्रोफेशन। एक प्रोफेशनल, प्रोफेशन। यानी कि हाँ ये प्रोफेशनल है। ठीक है, क्यों? आपको आराम से पहचान में आ जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पेशल पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको कोई स्पेशल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कौन सी इनकम को कहाँ चार्जेबल है। यहां से इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला पैराग्राफ था जहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टनर जो फर्म का पार्टनर है, उस पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है, कोई इंटरेस्ट मिलता है, कोई बोनस मिलता है, कोई कमीशन मिलता है, कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाए, चाहे वो ड्यू हो चाहे वो रिसीव हो जाए। अगर एक फर्म का पार्टनर कोई इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन अपनी फर्म से ले रहा है तो वो सैलरी हेड में नहीं जाता, वो किस हेड में आता है? बिजनेस हेड के अंदर आता है। ठीक है, वो बिजनेस हेड के अंदर आता है। फिर मैंने आपको स्पेकुलेशन बताया था। मैंने स्पेकुलेशन को आपको जिस सेंस में बताया था वो थोड़ा अलग था, लेकिन आप स्पेकुलेशन को सिर्फ इतना समझिए कि जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एक ट्रांजेक्शन है, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है परचेज या सेल करने का, या तो खरीदने का या बेचने का किसी कॉमोडिटी को। ये लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसकी बात कर रहा हूं। और कॉमोडिटी के अंदर स्टॉक भी आते हैं और शेयर्स भी आते हैं, और इसको खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है खाली। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? स्पेकुलेट कर रहे हैं। स्पेकुलेट करने का मतलब होता है एक तरीके का अंदाजा लगाना। हम क्या अंदाजा लगा रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ए है और एक बी है। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ चीनी खरीदने का, और मैंने उसमें एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं आज का रेट चीनी का 30 किलो है। ए ये स्पेकुलेट कर रहा है कि 2 अक्टूबर को ये जो चीनी है ये 40 रुपए की हो जाएगी, इसलिए उसने ए के साथ आज ही क्या कर लिया? एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें चीनी कितने में खरीदूंगा, कहां से? 30 रुपए में खरीदूंगा, पर 2 अक्टूबर को खरीदूंगा। ठीक है।
अब होता क्या है, जब वो 2 अक्टूबर को पहुंचा तो मान लीजिए चीनी का रेट 50 रुपए हो गया, उसका स्पेकुलेशन बिल्कुल सही है, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, 30 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिल जाएगी, तो उसका प्रॉफिट यहाँ पर कितने रुपए का है, 20 रुपए का। इसे स्पेकुलेशन प्रॉफिट कहते हैं। और अगर उल्टा हो जाए, चीनी सस्ती होकर कितने पे आ जाए, 25 रुपए पे आ जाए, तो उसको ये 30 रुपए में ही खरीदनी पड़ रही है, तो उसे 5 रुपए का क्या हो जाएगा, इस केस में लॉस हो जाएगा, उसे हम कहेंगे स्पेकुलेशन लॉस। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, स्पेकुलेशन लॉस, ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें ये बात पता है कि स्पेकुलेशन लॉस को कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, 4 4 4 सालों साल, के लिए। 4 हाँ साल सर। के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। और एक चीज और थी, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, दो चीजें होती है ना, एक होता है सेट ऑफ और एक होता है हम्म कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ जी क्या सर। होता है, सेम ईयर, कैरी फॉरवर्ड जी क्या सर। होता है, अगले साल। इन आने दोनों वाले केसेस में, सालों। इन दोनों ही केसेस में स्पेकुलेशन का लॉस किस बिजनेस से सेटअप किस वो क्या जा सकता है, सेट ऑफ कर सकते हैं हम, स्पेकुलेशन 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 के स्पेकुलेशन इनकम से ही से। कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जो लोग क्लास में नए हैं, जिन्हें 1-2 दिन हुए हैं, उनको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज वापस करा देंगे। ठीक है, कौन सी चीज, वो स्पेकुलेशन वाली बात। अब आती है बात प्रॉफिट अप्रोच, इनकम अप्रोच। इसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जब आप प्रॉफिट अप्रोच लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनएडमिसिबल हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इनएडमिसिबल हैं, और इन्हीं के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन होना है कि ये इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस होते कौन से हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको मैं इनएडमिसिबल कहूंगा। तो वो कहता है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जिसे इनएडमिसिबल कहा जा रहा है, या फिर इसी को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको अलाउ नहीं करती है इनकम टैक्स, लेकिन उन्हें आपने अपने प्रॉफिट में क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। आपने एक P&L अकाउंट बना रखा है अपना, और उस P&L अकाउंट में आपने कोई पर्सनल खर्चा आपने अपना क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, 15,000 रुपए काट रखा है उसमें। जी भैया। आपको पता है ना, दो साइड होती है P&L अकाउंट की, एक साइड होती है क्रेडिट, एक साइड होती है डेबिट। तो ये डेबिट आइटम है, ये क्रेडिट आइटम है। डेबिट कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस। आप कह रहे हो मैंने पर्सनल एक्सपेंस लगा रखा 15,000 रुपए का, और इसके बाद मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। मेरा प्रॉफिट 50 कब आ रहा है, जब मैंने 15,000 रुपए का अपना पर्सनल खर्चा लगा रखा है। तो असल में प्रॉफिट कितना था, सर 65। 65। असल असल में प्रॉफिट 65 था। क्यों था 65, वो कहता है कि देखिए 50,000 रुपीज आप अपने प्रॉफिट अप्रोच में, आप अपने नेट प्रॉफिट में कितना दिखा रहे हैं, 50,000, बट इसमें से 15,000 रुपए तो एक ऐसा एक्सपेंस है जो इनएडमिसिबल है, क्योंकि वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस के सर पे मत डालिए, ठीक है। इसीलिए वो इसमें इस 15 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। हम न्यूमेरिकल करेंगे, पूरी तरीके से उसमें बात करेंगे। तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज क्या हो रही है, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इनएडमिसिबल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, उसको आप यहाँ पर ऐड कर दोगे अपने प्रॉफिट में। और किसको ऐड करोगे, ऐसी इनकम जो P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रखी है पर अलाउड है, पर वो अलाउड इनकम है, वो इनकम अलाउड है। अगर वो इनकम अलाउड है और आपने P&L में चार्ज नहीं, P&L में क्रेडिट नहीं कर रखी है, तो प्लीज उसको अपने प्रॉफिट में जोड़ लीजिए, क्योंकि वो एक अलाउड चीज है और आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिस पे सरकार को टैक्स लेने में हेल्पफुल होगा। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें आपको डिडक्ट करना चाहिए था, जिन्हें आपको काटना चाहिए था, पर आपने नहीं काटा, नहीं डेबिट किया। आपने डेप्रिसिएशन लगाना था, आपने यहाँ लगाया नहीं। आप पर्सनल एक्सपेंस तो लगा के बैठे हैं जो डिसअलाउड था, लेकिन जो अलाउड एक्सपेंडिचर था उसे आप नहीं लगा रहे। ऐसे में उसको वापस प्लस करना पड़ता है। और जो इनकम दूसरे हेड्स की है, मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई गई है, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक दूसरा हेड है, प्लीज इस इनकम को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इतनी बात थी। इसके ऊपर आपको कंफ्यूज में, मैंने कहा ना, जो लोग नए हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा इसको, इस हेड को दोबारा कराएंगे, लेकिन कब, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें वापस आने में। एक चीज और बताता हूँ प्रोविडेंट फंड के बारे में, बस इस चीज को याद कर लो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी स्टैच्यूरी पेमेंट, कोई भी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, चाहे कोई भी स्टैच्यूरी पेमेंट हो या कोई प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हो, वो तभी आपको अलाउ किया जाएगा जब आप पे कर देंगे। मान लीजिए आप अपने P&L अकाउंट में डेबिट करके बैठे हुए हैं प्रोविडेंट फंड को 15,000,
जबकि आपने एक्चुअल में सिर्फ 10,000 रुपए ही पे किया है। तो आप मुझे ये बताइए, जब आपने पेमेंट ही 10 की करी है, तो क्या आप अपने पीएनएल में 15 चार्ज कर सकते थे? सर पीएनएल में तो कर सकते हैं। कर सकते थे, एक्रूड के किसके कारण, एक्रूड कंसेप्ट के कारण। लेकिन क्योंकि ये स्टैच्यूटरी पेमेंट है, इनकम टैक्स कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते थे। इनकम टैक्स कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स गलत है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिल्कुल सही चीज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स गलत है। इसलिए ये जो 5,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसको वो डिसअलाउड कर देगा, इसको वो डिसअलाउड कर देगा। और अगर वो डिसअलाउड हो गया तो ये क्या कहता है कि वो प्रॉफिट के ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर बताऊंगा, लेकिन अभी हम अभी हम चलते हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ना था, जो इम्पोर्टेंट था। उससे पहले लिस्ट बता रहा हूँ। ये स्क्रीन रुक गई क्या सबके लिए? जी सर। यस ठीक सर। है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनका डिडक्शन अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने, ये समझ लीजिए कि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डिसअलाउड हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ऐसे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड है, इसमें ये 20,000 रुपए नहीं है, अब ये 10,000 रुपए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। कोई भी पर्सनल खर्चा आप अपने P&L अकाउंट में अगर चार्ज करके बैठे हुए हैं, तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड है इनकम टैक्स की तरफ से। अगर आपने इनकम टैक्स पे किया है और उसको आपने एज एन एक्सपेंडिचर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया हुआ है, वो उसको भी डिसअलाउड कर देते हैं। कोई भी प्रोविजन डिसअलाउड है, कोई भी डोनेशन डिसअलाउड है, डोनेशन डिसअलाउड है। अब आप बोलोगे कि सर कहीं अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन कब, जब पांचों हेड जुड़ जाएंगे तब तक अलाउड नहीं है। तो कोई डोनेशन आपने दिया, आपने अपना, आप इस तरीके से समझिए, आपने अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है, ये रहा आपके इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पर आपने कोई सेल करी थी, उससे कुछ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, इस साइड को रहने दो, आप इधर ही देखो। आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे अपना एक पर्सनल खर्चा लगा रखा है 2,000 रुपए का। फिर आपने इनकम टैक्स पे किया था, उसका भी पैसा आपने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। आपने इनकम टैक्स यहाँ पर 1,500 रुपए लगा रखा था। आपने क्या किया, यहाँ पे कोई डोनेशन कर दिया, वो आपने 1,000 रुपए का कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे एक सैलरी लगी हुई थी, सैलरी थी 1,000। यहाँ पर जो टोटल था वो था 7,500। 7,500 में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो आएगा वो 2,000 रुपए क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट। राइट, यही है ना, यही होता है। जी सर। ठीक है, ये एक P&L अकाउंट है, जस्ट एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप इसमें देखिए, एक चीज देखिए, अगर इनकम टैक्स आपसे टैक्स लेना चाहती है तो वो किस पे लेगी, आपसे प्रॉफिट पे, जी है सर। ना, प्रॉफिट पे लेगी। तो उसको 2,000 रुपए पे लेना चाहिए टैक्स, राइट। ऐसा ही लगता है ना कि 2,000 रुपए पे टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, इसको देख के ऐसा ही लगता है, अभी तक ऐसा ही लग रहा है। अभी मत सोचो कि उसमें पर्सनल है, इनकम टैक्स है सर, वो तो है, उनको छोड़ो, 2,000 रुपए पे लेना चाहिए। मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों इनको वो डिसअलाउड करता है। अब अगर ऐसा करने लग गया, इनकम टैक्स आपके आपके कहे अनुसार आपके नेट प्रॉफिट पे लेने लग गया, तो कल के दिन तो आप यहाँ पे एक एक्सपेंस और जोड़ दो, आप प्रोविजन बना लो अपने डेटर के लिए पूरे 2,000 रुपए का। इससे आपका अपने आप ही प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनकम टैक्स को कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स किस पे लगी टैक्स, आपसे बताओ, नहीं ले पाएगी। ऐसे में इनकम टैक्स कहती है कि देखो, जो आपके घर के खर्चे हैं, जो आपके प्रोविजंस हैं, जो आपने इनकम टैक्स हमें पे किया, वो सब हम खर्चे के रूप में मानते ही नहीं, उनको हम कोई एक्सपेंस मानते ही नहीं आपका। तो अब आप बोलोगे ठीक है, आप मुझे एक्सपेंस नहीं मानते, तो मुझे बताओ कि मेरा प्रॉफिट कितना है। तो इनकम टैक्स कहती है कि प्रॉफिट आपका निकाला जाएगा, जो आपका नेट प्रॉफिट है एज पर आपके क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से, वो तो 2,000 है, लेकिन हम इसमें आपके पर्सनल खर्चे को जोड़ देंगे, कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। इसके हिसाब से हम आपके इनकम टैक्स को भी यहां पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1,500 रुपए का। हम आपने जो डोनेशन दिया आपने, वो भी जोड़ देंगे, कितने का, मान लेते हैं 1,000 था, 1,000 हाँ 1,000 था। और सैलरी, क्या सैलरी अलाउड होती है डिसअलाउड होती है बिजनेस में? अलाउड है सर। अलाउड है। सैलरी नहीं दोगे तो वर्कर काम कैसे करेगा, इसलिए वो कहते हैं हाँ ठीक है, वो ठीक है। तो अब आप इसका टोटल करिए, तो इनकम टैक्स को कितने पे टैक्स मिलेगा,
6,000 पर, 6,500 रुपए पे। आप इस बात को समझिए कि अगर इनकम टैक्स आपके कहे अनुसार इस 2,000 रुपए प्रॉफिट, इस 2,000 के प्रॉफिट पे टैक्स देती, उसका तो टैक्स ही नहीं बनता। और लोग क्या करते, कभी टैक्स आने नहीं देते, क्योंकि पर्सनल खर्चा चार्ज करने लग जाते लोग अपना बिजनेस में। बस इस प्रैक्टिस को कि अपने पर्सनल खर्चे को मत लगाना, अपने इनकम टैक्स को मत लगाओ, अपने डोनेशन जो आप दे रहे हो उसको मत लगाओ, इसके लिए सरकार क्या करती है, आपको बोलती है कि सारी चीजें वापस जोड़ दी जाएंगी और आप इस पे टैक्स दोगे मुझे, ये मेरा टैक्सेबल होगा। बात समझ में आई कि क्यों मैं इनको प्लस करवा रहा हूँ? जी सर। ठीक है। एक बात और, इस लाइन को पढ़िए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। पहली लाइन क्या लिखती है, पेमेंट आउटसाइड इंडिया। आप इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हैं और उसमें आप टीडीएस नहीं काटते, उसमें आप टीडीएस नहीं काटते। आप इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हैं पर आप टीडीएस नहीं काट रहे हैं। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये जी पूरा सर। हमारे पास चैप्टर आएगा अभी आगे टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो कह रहा है कि आपने पेमेंट करी इंडिया के बाहर पर उसके ऊपर टैक्स, उसके ऊपर क्या नहीं लिया, टीडीएस नहीं लिया। सरकार कहती है ऐसी पेमेंट को हम मानेंगे नहीं, ऐसी पेमेंट को हम मानेंगे नहीं, भले ही आपने पेमेंट किसी के लिए भी करी हो। मान लेते हैं कि आपके यहाँ एक एक्स नाम का आदमी फॉरेन से इंडिया आता है, ये यूएस सिटीजन है, ये इंडिया आता है और आप इसको पेमेंट करते हो, आप इसको सैलरी पे करते हो, आप इसको सैलरी पे करते हो 1,00,000 रुपए की, पर इस पे आप टीडीएस काटना भूल जाते हो। क्या इस सैलरी को इनकम टैक्स अलाउड करेगी? नहीं नहीं सर। करेगी, मना कर देगी, कहेगी आपको टीडीएस काटना चाहिए था। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे से इतना लॉजिक है कि अगर मैं उसका टीडीएस नहीं काटता तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए, अब इससे डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते, इससे ले सकते, यूएस भाग जाएगा, हम इसका पीछा कहां तक करते रहेंगे, इसलिए गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप टैक्स काट के दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई सबको? जी सर। ठीक है। कोई भी पेमेंट, कोई भी पेमेंट अगर आप कैश में कर रहे हैं और वो 10,000 से ज्यादा है तो वो अलाउड नहीं है। 10,000 से ज्यादा की पेमेंट अलाउड नहीं है, कैश में अलाउड नहीं है। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट आपको करनी है, आप चेक से करिए, आप बैंक ड्राफ्ट से करिए, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करिए, डेबिट कार्ड से करिए, क्रेडिट कार्ड से करिए, यूपीआई से करिए, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, बहुत सारे ऑप्शन है, उनसे करिए, पर आप कैश नहीं दे सकते किसी को। तो अगर मान लीजिए कि आपने किसी को सैलरी दी और सैलरी आपने उसको 25,000 रुपए दे दी, वो भी कैश, तो क्या इस सैलरी को अलाउ करेगा? वो नहीं करेगा। सर। तो देखो वो सैलरी को भी अलाउ करने से मना कर रहा है, कब, जब आप या तो उसका या तो आप उसको इंडिया के बाहर पे कर रहे हैं और टीडीएस नहीं काट रहे हैं, या फिर आप उसको कैश में पे कर रहे हैं, वो आपको सैलरी भी नहीं अलाउ करेगा। फिर आ रही है बात समझने सबको? जी सर। ठीक है, एक 7 पॉइंट और जोड़ लो, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए ये तो बेसिक रूल है, तो आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है ना किसको बोलते हैं? जी सर। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसे खर्चे जो आपने 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट आपको देंगे। सिंपल लैंग्वेज में 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट अगर आपको किसी खर्चे से मिल रहा है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। और आप एक चीज खुद बताइए, एक जनरल सेंस मुझे बताइए, बैलेंस शीट, सॉरी, बिल्डिंग को कहाँ होना चाहिए, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। और अगर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे तो क्या वो अलाउ करेगा? नहीं नहीं भैया। सर। नहीं करेगा, सिंपल सा रूल है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं, यही है, यही खर्च, यही मेन पॉइंट है जिनको आपने याद करना है, इससे ज्यादा मेन पॉइंट आपके पास यहाँ पर नहीं। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक चीज और लिख लीजिए, खुद ही आपका ये दिमाग आपका भी चलना चाहिए। थोड़ा सा मुझे बताइए, अगर आप कोई फाइन पे करते हैं तो क्या वो अलाउ करेगा? खुद सोचिए, आपने लॉ तोड़ा और उसका फाइन पे कर दिया, क्या इनकम टैक्स आपको ऐसा अलाउ करेगी? वो फाइन पेमेंट का जो खर्चा है वो अलाउ करेगी? नहीं सर। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ऐसे तो कल के दिन आप लॉ तोड़ते रहोगे, फाइन लगाते रहोगे और अपने जी भैया। प्रॉफिट को कम करते रहोगे, इसलिए वो इसको हम्म, अलाउ नहीं करते। नहीं करेगी। अब एक ये टेबल देखिए, ये टेबल आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए।
ये 3 चीजें हैं, रबड़, कॉफी और चाय, ठीक है। और इसमें अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग परसेंटेज है, कितनी इनकम एग्जेम्प्टेड है और कितनी इनकम टैक्सेबल है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो वो आपको कहता है कि अगर आप रबड़ का मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर आप रबड़ बनाते हैं, रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपकी इनकम का 35% बिजनेस माना जाएगा और 65% एग्रीकल्चर माना जाएगा। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जाम्प्ट। एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। मान लीजिए कि आपने रबड़ मैन्युफैक्चरिंग करी और उसमें 1,000 रुपए कमाए, तो कितना एग्रीकल्चर में जाएगा, यानी कि कितना एग्जेम्प्ट होगा और कितना बिजनेस में जाएगा, ये सब किस पे तय करेगा? इस परसेंटेज पे। तो 35% यानी कि 350 रुपए बिजनेस में और 650 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो जो रबड़ का बिजनेस कर रहे होते हैं उनकी 65% इनकम क्या है? एग्जेम्प्टेड है, और बाकी 35% क्या है? टैक्सेबल है। बात समझ में आ रही है? सर जी फिर इसमें रेट क्या लगेगा? इनकम टैक्स का रेट? सर जो बिजनेस में लगेगी। अरे तो वो तो बिल्कुल लगेगा ना, वही, वो तो डिपेंड करेगा कि आप एसएससी क्या हो। आप इंडिविजुअल हो तो वही लगेगा कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, तो एग्जाम्पल है खाली, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख के बाद है ना। जी सर। अच्छा और अगर आप भैया एक बार कंपनी है फिर तो 30% लग जाएगा। भैया एक बार जी फिर से सर। समझा दो जरा, आपने क्या बताया अभी? अगर आप एक रबड़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका क्या है? जी। रबड़ मैन्युफैक्चरिंग का काम है। आपको हम्म। क्वेश्चन ये ऐसा मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग और रबड़ है, ये बताओ एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी परसेंट होगी, एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी जाएगी। रबड़ के जो लोग रबड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके केस में एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी जाएगी वो पूछेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि वो बिजनेस इनकम कितनी मानी जाती है उनकी, ठीक है, परसेंटेज अच्छा पूछेगा डायरेक्ट। तो वो ये कहता है कि अगर आप रबड़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 35% ऑफ योर इनकम विल बी बिजनेस इनकम। 35% आपकी इनकम का क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम माना जाएगा। बाकी का 65% एग्रीकल्चर मानकर सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। अच्छा। और तो भैया अगर ये बाहर की इनकम हुई, क्या? अगर बाहर की एग्रीकल्चर इनकम हुई सर है, एक मिनट मुझे तब बताइए, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इंडिया वाली बाहर वाली? इंडिया वाली। इंडिया। तो बस इंडिया। आपको पता लग गया इसका जवाब, बाहर से आएगी तो वो तो फिर कॉफी से आए, 100। रबड़ से आए, पूरी टैक्सेबल है। अच्छा दोनों चीज टैक्सेबल हो जाएगी ना भैया? हाँ, जी अगर भैया ये जी। तो विद इन इंडिया है ना, ये सारा विद इन इंडिया चल रहा है भाई, आउटसाइड इंडिया अच्छा। तो सब टैक्सेबल है। हाँ अगर जी हाँ जी। आप इंडिया के बाहर से कोई एग्रीकल्चर इनकम लेंगे तो वो तो पूरी टैक्सेबल है, उस केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, उसमें थोड़ा देखना है रबड़, कॉफी, टी, ये तो इंडिया वालों को देखना है बस। जी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आप रबड़ का बिजनेस नहीं करते, आप तो कॉफी का करते हो, और आप हम्म। कॉफी को क्या करते हो? ग्रो करते हो, क्योर करते हो और उसको बेचते हो। कॉफी उगाते हो, उसको क्या करते हो? पीस कर कॉफी बनाते हो और बेच देते हो, कोई दिक्कत नहीं। 25% बिजनेस इनकम, बाकी 75% एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। छोट। लेकिन अगर आपने उसे रोस्ट भी कर दिया, जैसे कॉफी को भून कर पीस दिया, तो फिर हिसाब बदल जाएगा। 40% क्या हो जाएगा? बिजनेस इनकम, और 60% क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। जी अच्छा, अगर वो खाली इतना लाइन लिख के दे और बोले ही ना कि वो रोस्टेड है या नहीं है, तो फिर पहली वाले की प्रायोरिटी होती है। पहला वाला क्या होता है? प्रायोरिटी पे होता है, यानी कि हम ये मान लेते हैं, ये डिफॉल्ट होता है। मतलब अगर उसने क्वेश्चन में आपको लिख के दिया कि आप कॉफी का मैन्युफैक्चर करते हो, आप कॉफी का क्या करते हो? मैन्युफैक्चर करते हो, उसने लिखा है, पर उसने ये नहीं बताया कि कॉफी को रोस्ट करते हो, तो फिर कौन सा वाला मानोगे? ये वाला मानोगे। इसे डिफॉल्ट माना जाता है, ये डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब समझ गए ना, कि जी ये आपका आंसर रहेगा उस केस में, पहला वाला। लेकिन अगर उसने रोस्टेड वर्ड लिख दिया सर सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में चले जाना। अच्छा, एक और चीज अब बताता हूं, इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट चाय का है। इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट चाय है। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाय का है, इसे भूल के मत जाना, ठीक है। अगर आप चाय मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 40% क्या है? टैक्सेबल, और 60% क्या है? एग्जेम्प्टेड। Exempt। क्या यहां तक बात समझ में आ गई सबको? जो लोग नए जी हैं आज, जो लोग दो क्लासेस हुई हैं, वो मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ में आ गई? बस इतना बताओ, बाकी छोड़ो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है कि क्या
कोई ऐसे बिजनेस है जिन्हें स्पेसिफाइड कहा जाता है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ऐसे कुछ बिजनेस हैं जिन्हें स्पेसिफाइड कहा जाए? तो हाँ, ऐसे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जिनको हम सेक्शन 44A में लेते हैं, और ये कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स है। कंपलसरी मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि आपको ये अकाउंट मेंटेन करने ही पड़ेंगे, ठीक है, इन्हें आप छोड़कर नहीं जा सकते। मतलब ये लोग हैं, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये जो प्रोफेशन में लोग बैठे हुए हैं, कौन से प्रोफेशन में, जैसे कोई लीगल प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन में है, या फिर आपका इंजीनियरिंग प्रोफेशन में, आर्किटेक्चर प्रोफेशन में है, इन लोगों को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो इन्हें क्या करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है। तो अब आप इसको पढ़िए, ये पहले वो लिख रहा है स्पेसिफाइड प्रोफेशन, बिजनेस नहीं, स्पेसिफाइड बिजनेस वो आपको बाद में बताएगा, पहले वो आपको स्पेसिफाइड प्रोफेशन बता रहा है। क्या है उसके स्पेसिफाइड प्रोफेशन? वो कहता है कि अगर आप लीगल बिजनेस में हैं, यानी कि आप एक वकील हैं, या आप एक मेडिकल बिजनेस में, यानी कि आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चरल प्रोफेशंस में, अकाउंटेंसी में है, टेक्निकल कंसल्टेंसी करते हैं, ये इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, तो फिर आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर आपको अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। अब ये अकाउंट्स जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, क्यों मेंटेन करने पड़ेंगे? तो वो लिखता है कि इन अकाउंट्स को मेंटेन करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो असेसिंग ऑफिसर है, ये जो आपका असेसिंग ऑफिसर है, ये आपका इनकम निकाल सके, या आपकी टोटल क्या कर सके, इनकम कैलकुलेट कर सके। अच्छा, इतनी बात हो गई। अच्छा, क्या सबको बनाना पड़ेगा? अच्छा, मैं वकील हूं, मान लो एक मैं वकील हूं, अब मेरी इनकम है ही नहीं इतनी, तो क्या मेरे को बनाना पड़ेगा? तो उसके लिए भी उन्होंने एक वो दिया है, क्या लिया है उन्होंने? उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपए। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट, देखिए प्रोफेशन है इसलिए प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, इसलिए ग्रॉस रिसिप्ट बोल रहा है। वो कह रहा है अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख को क्रॉस नहीं करती है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो कब बनाने की जरूरत है? जब वो 1.5 लाख को क्रॉस करेगी। कब? पिछले 3 साल के किसी भी एक साल में, पिछले 3 साल के किसी भी एक साल में अगर आपकी इनकम, यानी कि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 1.5 लाख को क्रॉस करती है, आप एक वकील हैं, आपकी जो इनकम है वो 1.5 लाख हो जाती है, किसी भी एक साल में वो 1.5 लाख हो जाती है, किसी भी एक साल में कितनी हो जाती है, 1.5 लाख हो जाती है, और 1.5 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ इंपॉर्टेंट है ये लिमिट। वो आपको बोलेगा सेक्शन 44AA में क्या लिमिट है कि किसको बनाने हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स उसको बनाने हैं जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख को क्रॉस करेगी, ठीक है। ये तो है प्रोफेशन के केस में। बिजनेस के केस में क्या है? 2.5 लाख इसका टर्नओवर, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, सर इंडिविजुअल। ये इनकम है, ये इनकम है, ठीक है, ये रिसिप्ट नहीं है, ये इनकम है। क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं पहले। देखिए, मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते हैं, और आपकी कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, कोई भी है, पर स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए, स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर स्पेसिफाइड है तब तो 1.5 लाख है, यानी कि वकील वगैरह है। आपको पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थोड़ा वकील होगी, ठीक है, हाँ। वकील तो इंडिविजुअल ही हो सकता है। तो ऊपर वाला केस सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए है, वो सिर्फ किसके लिए? स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए, यानी कि सिर्फ इनके लिए, इनके लिए, ठीक है। अब मैं नीचे क्या लिख रहा हूं? मैं नीचे लिख रहा हूं कोई भी बिजनेस, ये कोई भी बिजनेस है, अदर बिजनेस, स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी प्रोफेशन स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन जो स्पेसिफाइड की कैटेगरी में नहीं आता है, अगर आप वहां पर 2.5 लाख रुपए किस चीज में, इनकम का कमा रहे हैं, या आपका जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है वो 25 लाख क्रॉस कर रही है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है तो उसका टर्नओवर होगा, और अगर आपका प्रोफेशन है तो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट होंगी। ग्रॉस रिसिप्ट का मतलब क्या है? जितना पैसा आपने रिसीव किया। आप डॉक्टर हैं तो आपके यहाँ कोई तो पर्ची कटती होगी, उस पर्ची में जितना पैसा बना, वो पैसा अगर 25 लाख को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और इनकम के केस में यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर आपका 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, तो अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, या आपका टर्नओवर 25 लाख क्रॉस कर रहा है, तो आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसलिए मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अदर्स के केस में, अदर मतलब कोई भी बाकी, फिर आप यहाँ पे हिंदू अंडे फैमिली की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एक कंपनीज की बात कर रहा है,
यहाँ पर ये फर्म्स की बात कर रहा है, यहाँ पर ये एओपी की बात कर रहा है, यहाँ पर ये बीओआई की बात कर रहा है। एओपी बीओआई यहाँ पे किसकी बात कर रहा था? वो इंडिविजुअल और एचयूएफ बिजनेस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर बड़ा कंफ्यूजन हो गया। चलो ठीक है, कंफ्यूजन ठीक करते हैं। आप इन तीनों चीजों को कैटेगरी वाइज बांट लो। एक तो आप कर दो स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अब जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है उनके लिए तो लिमिट 1.5 लाख रुपए की है, बात खत्म। यानी कि डॉक्टर इंजीनियर वगैरह के लिए तो ये है। लेकिन क्या बताओ, एक चीज बताओ, क्या इनके अलावा कोई और प्रोफेशन नहीं होता क्या दुनिया में? होता है। होते। तो जो बाकी लोग हैं, जो बाकी प्रोफेशन में, उनका क्या होगा? तो ये अदर प्रोफेशन आ गए, या आ गए अदर प्रोफेशन। अब ये जो अच्छा, अदर प्रोफेशन वाले आ गए, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये इंडिविजुअल होंगे या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे प्रोफेशन तो अचीव नहीं करती, नहीं करती, पर बिजनेस तो करती है। बिजनेस तो करती है। हो सकता है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन ना हो इंडिविजुअल का, पर उसका बिजनेस हो। तो अगर उसका बिजनेस है और हिंदू एंड फैमिली का बिजनेस है, तो उसके केस में क्या कहा? उसके केस में कहा कि आपका प्रॉफिट अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, और अगर आपका प्रॉफिट नहीं है, तो आपका टर्नओवर चेक करेंगे। टर्नओवर तो सेल चेक करेंगे। वो कितनी चेक करेंगे? 25 लाख। तो फिर आप इस कैटेगरी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब इसके अलावा कुछ और नहीं होगा क्या? और कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। फर्म का क्या होगा? एओपी का क्या होगा? बीओआई का क्या होगा? इन लोगों का क्या होगा बताओ? इन लोगों के बारे में तो किसी ने बात नहीं करी, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में थे नहीं, और अदर में उसने आपको क्या लिखा था? इंडिविजुअल एचयूएफ। तो बाकी भी तो होते हैं ना, कंपनी भी तो होती है। तो कंपनीज को कब बनाना है? फर्म को कब बनाना है? एओपी को कब बनाना है? इनकम टैक्स कहती है तब बनाना जब आपकी इनकम, यानी कि आपका प्रॉफिट 1,20,000 क्रॉस कर जाए, या आपका टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर जाए, तब आपको ये करना पड़ेगा। आई बात समझो कुछ? जी सर। ये अकाउंट्स बनाने वाली बात है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है वो है टैक्स। कि क्या आपको, सॉरी, ऑडिट। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑडिट। क्या आपको ऑडिट करवाना है? क्या आप अगर अपने बिजनेस में हैं, अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, तो क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाओगे? ऑडिट किससे करवाते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो क्या आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा? इसे टैक्स ऑडिट बोलते हैं हम लोग, ठीक है? सेक्शन 44AB सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मैंने ऊपर अभी इंपॉर्टेंट एक ही पे मार्क किया, ये दूसरा इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछ सकता है कि ऑडिट कब करवाना होता है किसी को भी अपने ये ऊपर क्या पढ़ा आपने? ऊपर पढ़ा कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी कब है, और यहां पे वो क्या पूछ रहा है? यहां पे पूछ रहा है कि ऑडिट कब करवाना है। ठीक है, तो ऑडिट कब करवाना है? जब आपकी टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट कितना हो जाए? 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, और कब? जब आप बिजनेस करते हैं। तो किसी ने कहा कि मैं बिजनेस तो नहीं करता, मैं तो वकील हूं, क्या मुझे ऑडिट करवाना है? तो वो कहता है हाँ, अगर आप एक प्रोफेशन में हैं और आपकी इनकम, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख को क्रॉस कर रही है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऐसा लिखेगा, एक डॉक्टर है हैविंग ग्रॉस रिसिप्ट of 51 lakh rupees, is he is covered under section 44AB, या फिर ऐसे लिख देगा, क्या इसको ऑडिट करवाना है? इफ he is या he shall audit his account, क्या उसको अपने अकाउंट ऑडिट करवाने होंगे? तो एक डॉक्टर क्या होता है पहले ये बताओ, बिजनेसमैन या प्रोफेशन? प्रोफेशन सर। अब प्रोफेशन Profession. की कैटेगरी क्या कहती है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख को क्रॉस कर गई तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। जी सर। यहाँ 51 लाख रुपीज है, क्या टैक्स ऑडिट करवाना चाहिए? जी सर। जी भैया। ठीक है, ठीक। अब आप देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम इसलिए इतना डीप जा रहे हैं क्योंकि अब पेपर कोई और कराने वाला है। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल नहीं करा रही, यूकेपीएससी करा रही है, तो वो जा सकती है यहाँ तक, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अब आप आइए प्रेजेंटिव बेसिस पर। यहाँ पे क्वेश्चन बनने का यहाँ पे कम चांस है, इसके नीचे जो दूसरा है उस पे चांस ज्यादा है, पर हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये कहता है कि हमने स्पेशल प्रोविजन बनाए। किसने कहा? इनकम टैक्स कह रही है। इनकम टैक्स कह रही है कि हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं?
हमने बनाए उन लोगों के लिए जो प्रेजेंटिव बेसिस स्कीम अपनाते हैं। प्रेजेंटिव बेसिस स्कीम की कहाँ लगती है? सिर्फ एक जगह बेसिकली लग रही है, ठीक है, और एक दूसरी जगह, दो जगह लगेगी। दो लोगों को ये प्रेजेंटिव बेसिस मिलेगी, दो लोगों को, सिर्फ दो लोगों को। कौन है दो? पहला, जो लोग एक मिनट, हाँ नहीं, इन दो को छोड़कर जो होंगे उन्हें प्रेजेंटिव बेसिस वाली स्कीम लगेगी। प्रेजेंटिव क्या होता है? प्रेजम्पशन का मतलब मान लेना। तो इनकम टैक्स मान लेगी। आपके पास बुक्स नहीं बनी हुई, आपने कहा सर हमने अकाउंट्स बुक तो बनाई नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे निकालना था टैक्स, हमें कुछ पता ही नहीं था जी सर, हमने अकाउंट्स बुक ही नहीं बनाई, हमें बचा लो। एक दुकानदार है बेचारा, उस दुकानदार की इनकम कर गई क्रॉस, 2 करोड़ को क्रॉस कर गई, 2 करोड़ क्रॉस नहीं बना पाया वो। अब क्या करोगे? जान लोगे उसकी? नहीं लोगे। तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, प्रेजेंटिव बेसिस स्कीम अपना ले। अगर 2 करोड़ के नीचे है तेरा, अगर तेरा टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है तो तू प्रेजेंटिव बेसिस अपना ले। प्रेजेंटिव बेसिस का मतलब क्या है कि हम एक तेरे टोटल टर्नओवर का ना कुछ परसेंट तेरी इनकम मान लेंगे, कुछ परसेंट तेरी इनकम मान लेंगे, हम खुद मान लेंगे, हम निकालेंगे नहीं कैलकुलेट। तू हमें बता सेल कितनी है और हम उसका कुछ परसेंट क्या मान लेंगे? टैक्स वो मान लेंगे, क्या बोलते हैं, आपका इनकम मान लेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। एक आदमी गया, उसने कहा मेरी इनकम जो है 1.5 करोड़ है, मेरी इनकम जो है वो 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर मेरी इनकम 1.5 करोड़ रुपए है तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल हूं? तो वो कहता है इस स्कीम के लिए सिर्फ 2 लोग एप्लीकेबल, ये स्कीम सिर्फ 2 लोगों के ऊपर नहीं लग सकती। पहले कौन है? जिनका बिजनेस है किस चीज का? प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44 AE। जिनका बिजनेस सेक्शन 44 AE में आता है वो लोग ये स्कीम नहीं मांग सकते। तो 44 AE क्या है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। तो 44 AE कहता है कि अगर आपके पास 10 गाड़ियां हैं, गुड्स कैरेज, 10 ट्रक हैं, या 10 वो क्या बोलते हैं छोटे हाथी हैं, या 10 वो जो जीप वगैरह चलती है जिनमें हम लोड करके ले जाते हैं, 10 ऑटो हैं। अगर आपके 10 गुड्स कैरेज हैं, ठीक है, और 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो आप 44 AE मांग सकते हैं। तो कौन से SSC 44 AE मांग सकते हैं? जिनके पास गाड़ियां हैं सामान लोड करने की, जो सामान को इधर उधर ले जाती हैं, और वो गाड़ियां 10 से ज्यादा नहीं है। तो अगर उसके पास 10 से ज्यादा है तो क्या वो 44 AE ले सकता है? नहीं। नहीं ले सकता। तो फिर उसके लिए कौन सी है? तो उसको हमने कहा तू 44 AD ले ले, तू 44 AD ले ले, क्योंकि तेरे पे 44 AE नहीं लग रहा। हमने क्या कहा कि तुम पहले ये देखो कि क्या तुम पे 44 AE लग रहा है। अगर तुम्हारा कोई ट्रक है और वो कुछ अर्निंग करता है तो क्या तुम पे 44 AE लग रहा है? तो 44 AE कब लगता है? जब आपके 10 से ज्यादा गाड़ियां हो। आप पे नहीं लग रहा, सॉरी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं तो आपके ऊपर 44 AE नहीं लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके 9 गाड़ियां हैं, तो आप 44 AE में चले जाइए, आप यहां बताइए, यहां बताइए 44 AD में बताइए, यहां से भाग जाइए, यहां नहीं आएंगे। यहां कब आएंगे? जब आपके पास 11 गाड़ियां होंगी। आपके पास 11 गाड़ियां हैं, इतनी बात क्लियर हो गई? पहले ये बताओ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक बार और बोल देता हूँ। 44 AE कब लगेगा? जब आपके पास 10 से कम गाड़ियां होंगी, 10 से कम। तो आप यहां जाइए, अगर आपके पास 10 से ज्यादा गाड़ी हैं आप आ जाएंगे 44 AD में, ठीक है। साथ में आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए। तो अब आप आ गए, आपने कहा मेरी 11 गाड़ियां थी और मेरे 1.5 करोड़ रुपए बने थे, पर सर मुझे अकाउंट्स बनाने नहीं आते थे, मैंने अकाउंट्स नहीं बनाए, पर मुझे पता है मेरे 1.5 करोड़ रुपए लगे। प्लीज मुझे बताओ कि कितने रुपए टैक्स लगे, तो कितने रुपए पे मेरा टैक्स लगाओगे? तो इनकम टैक्स कहती है कि देखो ऐसा है, हम ये करेंगे, ठीक है, हम ये करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि अगर आप क्या करिए, अपना 8% उठाइए टर्नओवर का, या जो भी आपको रसीदें मिली हैं, जो भी आपको पैसा मिला है उसका 8% मान लीजिए। वो 8% स्क्रीन नहीं आपकी चल इनकम, वो 8% क्या हो जाएगा? आपकी इनकम हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा कि नहीं सर एक बात बताइए ना, मैंने तो अपनी सारी की सारी जो इनकम थी ना वो बैंक अकाउंट के थ्रू ली है, मैंने कैश कुछ लिया ही नहीं। अच्छा कैश नहीं लिया, तो फिर 6% है इनकम। भैया, स्क्रीन नहीं चल रही। स्क्रीन नहीं चल रही? सबके लिए नहीं चल रही, किसी एक के लिए नहीं चल रही? बताओ। चल रही भैया। चल रही है? चल रही है, हमें तो चले। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं आपको ये एडी फिर से समझा दूं, एडी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
एडी कितना है, एडी थोड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, एई से तो कम है पर एडी इंपॉर्टेंट है। एडी में क्या है, एडी में प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन कितना है कि आपने अपने अकाउंट्स नहीं बनाए तो आपको अपना प्रॉफिट नहीं पता। जब आपका प्रॉफिट नहीं पता मैं आपका टैक्स कैसे निकालूं? तो फिर आप आ गए किसके पास, इनकम टैक्स के पास। आप इनकम टैक्स के पास आए, आपने कहा सर मेरी 11 गाड़ियां, यानी कि आप 44 ए में नहीं आते। 44 ए में आने के लिए आपके 10 गाड़ियां होनी चाहिए, बस 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने कहा मेरी 11 गाड़ियां हैं, मेरे पास तो 11 हैं गुड्स कैरेज, तो सर मैं 44 ए में तो नहीं आता। ठीक है, हमने कहा नहीं आते आप 44 ए में, ठीक है। और मैंने कहा साथ में, मैंने कहा कि आप क्या 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है? कह रहा नहीं सर 1.5 करोड़ का टर्नओवर है। तो क्या मुझे 44 एडी मिल जाएगा? वो कहता है हाँ मिल जाएगा। अब मैंने कहा कि सर मैंने 1.5 करोड़ रुपए कैश में लिया है, मैंने चेक से नहीं लिया। तो मैंने क्या कहा, आप 8% दोगे। उसने कहा नहीं सर मैंने तो सब कुछ चेक से लिया है, सब कुछ बैंक अकाउंट से लिया है, मैंने अकाउंट पे ही लिया है सब कुछ। तो फिर कितना लगेगा? 6% लगेगा। बात क्लियर हुई कुछ? 6% प्रॉफिट मानेंगे ना इसका? हाँ 6% प्रॉफिट मान लोगे, इनकम मान लोगे, इस इनकम पे टैक्स लगा देना। जी सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, बस ये जो 8% टैक्स 6% है ये इंपॉर्टेंट है। 6% कब लगेगी? अच्छा भैया जब आप बिना सब कुछ चेक से लोगे, बैंकिंग चैनल के थ्रू लोगे। जी ठीक है, सर। तो जब आप बैंक से लोगे ना सारा पैसा, जब आप बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करोगे, बैंकिंग चैनल किससे बोलते हैं हम लोग? जब आप चेक, कैश नहीं, बस कैश ना मत लेना, मतलब सिंपल कहो नो कैश। आप कैश मत लेना, आप कैश मत लेना, सब कुछ अपने अकाउंट में रिसीव करना। तो 6%, और अगर अकाउंट में रिसीव नहीं करोगे तो 8%। और 8%। किसको मिलेगा ये? जो 10 से ज्यादा गाड़ियां रखते होंगे या जिनका बिजनेस में टर्नओवर 2 करोड़ से कम होगा। बात समझ में आ गई? जी ठीक है, आगे चलते। अब वो कहता है कि आपने बिजनेस वालों को तो बता दिया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा साहब मेरे पास गाड़ियां तो है नहीं और मैं बिजनेस भी नहीं करता हूं, तो मेरे लिए कुछ है? डॉक्टर्स के लिए कुछ है? तो प्रोफेशनल के लिए ये सेक्शन है। क्या सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपने 50 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं किया है तो जितना जितना आपने रिसीव किया उसका 50% आपकी इनकम मान लेंगे। तो जरा देखो कि अगर डॉक्टर 20 लाख रुपए रिसीव करेगा तो 20 लाख का 50% यानी कि पूरी 10 लाख रुपए इसकी क्या मान ली जाएगी? इनकम प्रॉफिट। मान ली जाएगी। और उस इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। समझ गए? और सर अगर एक्सीड कर गया 50 लाख से तो? एक्सीड कर गया 50 लाख से तो अकाउंट बनाओ भाई, क्यों नहीं बनाए थे अकाउंट? बनाओ। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और तब लेके आओ प्रॉफिट, पूरा कैलकुलेट करो। ठीक है। अच्छा, जी अब सर। आ जाओ 44 ए पे, इंपॉर्टेंट वन। और सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कितनी गाड़ियां होती हैं, बस और कुछ नहीं पूछेगा। गाड़ियां कितनी होती हैं? 10 से कम होनी चाहिए। अगर आपको 44 ए ही चाहिए तो आप कितनी गाड़ियां होनी चाहिए आपके पास? 10 से कम। अगर 10 से ज्यादा हुई तो सर एडी में चला जाएगा। एडी में चल जाएगा। ठीक है, और वो भी सर तब सर जाएगा इससे जब पहले आपका वाला टर्नओवर क्या होगा? 2 करोड़ से कम। कम। ठीक है, हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? भैया इससे पहले वाले का सेक्शन क्या बोला था आपने प्रोफेशन वाले का? और 44 एडी ए ए। एडी ए। जी सर। चलिए दूसरी शर्त क्या है? ये है। अब ये दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर? एई के अंदर ही है ये सेक्शन एई है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है इनकम कितनी प्रिज्यूम करोगे मेरी? मान लो मेरे पास एक ट्रक है जो हैवी व्हीकल है, लिखेगा हैवी व्हीकल, ऐसा डरो मत, हैवी व्हीकल लिख के देगा। कह रहा है एक ट्रक है हैवी व्हीकल और ये 10 टन का ट्रक है। कितने टन का ट्रक है? 10 टन का। ये बताओ इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? तो वो कहता है 1000 रुपए पर टन के हिसाब से, यानी कि एक महीने की इनकम कितनी मानी जाएगी? 10,000। कितनी मानी जाएगी? 10,000। आपके पास एक ही ट्रक था, 10 टन का ट्रक था, 1000 रुपए पर टन के हिसाब से आप इसको कितना बोल दोगे? 10,000 रुपए पर मंथ इनकम है। ये 10,000 रुपए पर मंथ इनकम मान ली जाएगी, इसके ऊपर टैक्स ले लेगा वो आपसे। जी सर। आ रही है बात समझ में? जी सर। चलो एक और चीज देखो, इसी में मैं एक और चीज बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो आपके पास एक ट्रक है जिसका जो वजन है ना वो 15 टन है, 15 टन का वजन है। आपने इस ट्रक को 6 महीने 1 दिन चलाया, तो इसकी वो पूछ रहा है कि प्रिजम्पशन इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी मानेगा वो? तो वो कहता है इसकी इनकम ऐसे निकलेगी
एक ट्रक 15 टन, और एक टन कितना वजन लेता है? 1000 रुपीज, यही जी है। सर। हम्म, और पर मंथ कितने महीने हैं यहाँ? 6.1 7। 7 महीने। अगर आप एक भी दिन एक्स्ट्रा चले गए, उसको वो पूरा एक महीना मान लेता है। अच्छा ठीक है। और अब इसके ऊपर क्या लगेगा? ये इनकम मान लेगा और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितनी आएगी इनकम? ये कुछ आ जाएगी 1,05,000 रुपए। ठीक है, जी सर। समझ में आ रही है बात? जी भैया। अच्छा, अगर मान लो आपके 2 ट्रक होते, एक जो ट्रक होता वो होता 10 टन का। ठीक है, एक ट्रक कितने का है? 10 टन का। 2 ट्रक है आपके पास, एक जो है वो 10 टन वजन का रखता है, और दूसरा वाला जो ट्रक है वो आपका 15 टन वजन रखता है। ये चलाया गया है सिर्फ 2 महीने, और ये चलाया गया है 4 महीने 6 दिन। तो क्या इनकम होगी? तो पहला वाला जो ट्रक है, एक ट्रक 10 टन, एक टन कितने का? 1000 रुपए का, 2 महीने चला। और दूसरा वाला एक ट्रक 15 टन, 1000 रुपए महीना, और कितने महीने चला? 5। 5। और इसको कैलकुलेट करो, ये आपकी इनकम हो जाएगी। पर ट्रक ये कितनी होनी चाहिए गाड़ियां टोटल? 10। 10। 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होनी चाहिए आपके पास। 10 से ज्यादा हुई तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते। जी सर। आ रही है बात समझ में सबको? जी सर। ठीक है। अब इसके अलावा लाइट व्हीकल, लाइट व्हीकल कितना होता है? उसका होता है 7,500 रुपए महीना। उसका टन नहीं होता, उसका 7,500 रुपए महीना होता है। ठीक है, उसमें वो कभी नहीं बोलता कि आपको मतलब कितना टन है या नहीं है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इतना कहता है कि 7,500 रुपए महीना होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हैवी व्हीकल बोलते किसको है? अगर उसने लिख ट्रक के नहीं वगैरह। दिया, उसने बोल दिया हैवी व्हीकल क्या होता है इनकम टैक्स के हिसाब से, तो आप याद रखिए 12,000 किलो से ज्यादा रखने वाला, जिसका 12,000 केजी से ज्यादा वेट होता है। ठीक है, एक्सीड अच्छा करता है जो, बा- वो आपका क्या होता 12 है? टन हो हैवी व्हीकल होता है। ठीक है, गया जी। सर ये बाकी इतना इसके नीचे वेट क्या खाने होता वाला है कि उसकी गाड़ी का वेट? है? सर मतलब 12,000 किलो इसकी लिमिट है? ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। ग्रॉस व्हीकल मतलब ट्रक समेत, अच्छा मतलब इंक्लूडिंग ट्रक का वेट। इंक्लूडिंग व्हीकल प्लस लोड, ट्रक में और जो जो उसके ऊपर सामान लोड है। डाला है। मतलब सर लोड इतना इतना उठा, इससे इतना हाँ, उठाए। लोडेड गाड़ी कितने की है? पूरी लोडेड गाड़ी को खड़ा कर दो किसके ऊपर? तराजू के ऊपर, और जो उसका वजन है अगर वो 12,000 किलो को क्रॉस कर गया तो फिर वो हैवी है, वरना वो हैवी नहीं है। जी सर। हाँ भाई, बाकी लोगों को समझ में आ रही है बात? जी भैया। ठीक है। तो फिर सर अगर जैसे ये 1000 टन लिखा हुआ था, तो फिर 1000 टन मतलब तो फिर ये लाइट व्हीकल हो जाएगा? देखो 1,000 टन तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। वो कितना, 12,000 किलो में कितने टन होते हैं? एक टन कितने किलो का होता है? अच्छा नहीं सर, ये तो हैवी नहीं है, 100 किलो होते हैं ना सर एक टन में? तो 100 एक 100 टन 100 किलो का 1 टन हो गया ना भैया? है एक टन 1,000 किलो का होता है भाई। कि 100 किलो का भैया? एक टन 1,000 किलो का ही होता है ना। अच्छा हाँ 1000 किलो का मतलब 1000 किलो का 1,000 हाँ। किलो का, तो इसका मतलब ये हाँ कितना सही। टन हुआ? 12 टन हुआ ना। जी सर। हाँ ठीक 12 टन से नीचे क्या हो गया? लाइट भैया। लाइट व्हीकल। व्हीकल, लाइट। और ये हो गया हैवी व्हीकल। अब ध्यान रखना, वो तुम्हें क्या करके देगा? वो ना तुम्हें टन देगा, मतलब हैवी व्हीकल बता देगा, और ना वो तुम्हें दोनों अमाउंट लिख के देगा। ठीक है, अच्छा हम कंफ्यूज होते हैं 1,000 रुपए पर टन या 7,500 रुपए पर मंथ, या पर मंथ लिखा है, पर टन नहीं लिखा है। जी सर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई भाई सबको? जी सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक छोटा सा पॉइंट जो हमने बीच में छोड़ दिया है उस पर वापस चलते हैं, क्योंकि वो पहले पढ़ लिया था। मैं थोड़ा सा उस पर वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं छोड़ के आया था इसको, और मैं थोड़ा सा वापस बता रहा हूँ ये डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं दी थी उनके लिए बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, इसका रेट इंपॉर्टेंट है। और कौन से वाले रेट इंपॉर्टेंट है? वो एक फर्नीचर वाला इंपॉर्टेंट रेट है कि फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट होता है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना परसेंट होता है, कार के ऊपर कितना होता है, और दूसरी कार जो कमर्शियल पे होती है उस पर कितना होता है। तो जो गाड़ी ओला वाला चला रहा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 30%।
और जो गाड़ियां तुम्हारे घर में खड़ी हैं उनके ऊपर कितना परसेंट है? 15%। ये डेप्रिसिएशन का रेट है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटेंजिबल एसेट का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितना परसेंट है? 25%। इंटेंजिबल एसेट का 25% डेप्रिसिएशन होता है। इनकम टैक्स ये कहती है कि अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट 100 रुपए है तो उसमें से 25 रुपए काट लीजिए, 75 रुपीज की बची। और इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा कैसे चार्ज होता है? एट WDV मेथड। कैसा मेथड यूज होता है? WDV मेथड यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक। बुक्स का एनुअल हो नहीं हो वो आपको कंफ्यूज करेगा। वो आपको लिख के देगा एनुअल बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होता है, और लिख के देगा 100%। मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% लिखेगा वहां पर। मतलब वो आपको लिखेगा डेप्रिसिएशन और 100% लिख के दे देगा साथ में। अब होता क्या है, जिन लोगों ने इनकम टैक्स 2017 के पहले पढ़ी थी उन लोगों तो पता है 100 है, क्योंकि एनुअल बुक का मतलब क्या होता है, एक साल में खत्म हो जाएगी बुक, तो पूरा 100% डेप्रिसिएशन है। जितने लोगों ने यहाँ पर 2017 के पहले इनकम टैक्स पढ़ी है उन लोगों ने यही पढ़ा था कि बुक्स के ऊपर 100% डेप्रिसिएशन है। लेकिन ये बदल गया है, अब बुक्स का कोई झंझट नहीं है कि बुक्स एनुअल है या नॉट एनुअल है या नहीं है। एनुअल किसको बोलते हैं? जो बुक्स एक साल में खत्म हो जाती हैं। जैसे इनकम टैक्स की खुद की बुक, आप लोगों ने बीकॉम में इनकम टैक्स की बुक नहीं खरीदी थी, पुरानी खरीदी थी? नहीं खरीदी थी। आप में से किसी को पुरानी नहीं खरीदवाई टीचर ने, क्यों कहा? क्या असेसमेंट ईयर बदल जाता है तो इनकम टैक्स की बुक हर साल लेनी पड़ती थी, और हर साल उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसा पहले भी होता था, तो हर साल 0 हो जाती थी, इसलिए उस पर 100% रखा हुआ था। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इस पे 100% लगाना बेवकूफी है, तो इस पे उन्होंने कितना परसेंट लगाना शुरू कर दिया? 40%। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन के रेट हैं, प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सर आगे अब बढ़े। जी भैया। तो 40 हाँ, लिखेंगे, अगर अब 40 एनुअल लिखेंगे। आएगा तो। जी सर। हाँ, एनुअल हो नहीं हो 40 है। ठीक है, जी सर। ठीक है। वो ऐसे ही बना सकता है, पता है वो कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे लिखा बुक्स अदर देन एनुअल, बुक्स चार्ज एट 40%, बट एनुअल बुक्स चार्ज एट, फिर लिखेगा बट एनुअल बुक्स चार्ज एट, मतलब मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ उसको रफली, चार्ज एट और डैश लगा देगा, नीचे लिख देगा 100%, 50%, तीसरा लिख देगा 40%, और फिर चौथे पे लिख देगा नील। पता क्या होता है, हम यहाँ देख लेते हैं 40%, खुद ही कह रहा है एनुअल बुक्स को छोड़कर 40 है। फिर बच्चा कंफ्यूज इस बात पे होता है कि एनुअल बुक्स का क्या है। फिर अगर आप पढ़ के नहीं गए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है कि अगर 40 यही है तो इसका मतलब वो मुझसे पूछ रहा है तो 40 तो नहीं होगा। अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि एनुअल बुक्स का रेट क्या है और खुद बोल रहा है एनुअल के अलावा बाकी सबका 40 है, तो इसका मतलब कुछ तो अलग है। बच्चा दिमाग लगाता है कि कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। एनुअल हो चाहे नहीं हो उसका रेट कितना है? 40 ही है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन जो नहीं पढ़ के जाते उनके साथ यही होता है। लिखा है बुक्स अदर देन एनुअल जो है वो 40 है, पर एनुअल वाली पे कितना लगेगा? अब आपके मन में तो ये डाउट होता है ना कि अगर यार खुद ही तो बोल रहा है 40 इस पे है, तो इस पे तो कुछ और होगा, 40 तो नहीं होगा। फिर आपका जवाब इन तीन के अंदर घुसने लग जाता है। ठीक है, आपका ध्यान इसके ऊपर से हट जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे जी कंफ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक। अच्छा, ब्लॉक कितने बनते हैं? ब्लॉक है 4 टाइप्स के। एक बिल्डिंग का ब्लॉक है, एक फर्नीचर का, एक प्लांट का, इंटेंजिबल का। आप सिर्फ इस वाले को याद रखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंजिबल एसेट के कितने ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब हम सारी एसेट को जोड़ देते हैं। अब आप बोलोगे सारी एसेट जोड़ने का मतलब क्या है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने बैलेंस शीट देखी है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आपने बिल्डिंग देखी होगी, राइट? कई बार देखी जी होगी, भैया। और उसके आगे उसकी अमाउंट लिखी हुई होगी, ऐसी लिखा होता है ना? जी सर। अगर किसी कंपनी की 2 बिल्डिंग है तो क्या अपनी बैलेंस शीट में 2 बार बिल्डिंग लिखती हो? नहीं सर। नहीं लिखती। वो बिल्डिंग को क्या करती है, सारी बिल्डिंग को जोड़ के दिखाती है। बस इनकम टैक्स भी यही कहती है कि सारी बिल्डिंग जोड़ के दिखाओ। पर हम बोलते हैं कि सारी बिल्डिंग कैसे जोड़ दे सर, आप तो बिल्डिंग के ऊपर 3 तरीके का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। 3 तरीके का, एक 5% वाला, 10% वाला, 40% वाला। तो वो कहता है 3 ब्लॉक बना ले। जिन बिल्डिंग के ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन लगता है उनको एक तरफ रख लो, जिनके ऊपर 10 का लगता है उनको एक तरफ रख दो, और जिनके ऊपर 40 लगता है उनको एक तरफ लगा दो। फर्नीचर पे सिर्फ एक ही ब्लॉक बनता है 10% वाला, और इंटेंजिबल पे एक ही बनता है 25% वाला।
प्लांट एंड मशीनरी पे 5 लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, कार किसके अंदर आती है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर या फर्नीचर फिक्सचर के अंदर या इंटेंजिबल एसेट के अंदर? ये बिल्डिंग के वाले के अंदर आती है। टन मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। कार्स प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आती हैं। बुक्स किसके अंदर आती है? सर बुक्स आएगी फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। नहीं सर, बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर लिखी जाती हैं, ये कैटेगरी 1 है। आप देखो, इन बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग है, फर्नीचर के अंदर फर्नीचर है, इंटेंजिबल के अंदर गुडविल वगैरह, बाकी सब प्लांट एंड मशीनरी के अंदर है, बाकी सब प्लांट एंड मशीनरी के अंदर है। तो बिल्डिंग के अंदर सिर्फ बिल्डिंग्स है, फर्नीचर फिक्सचर के अंदर तुम्हारे बिजली के बटन वगैरह और फर्नीचर आ जाएगा, इंटेंजिबल के अंदर गुडविल पेटेंट आ जाएगा, बाकी सब किसके अंदर चल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, चाहे वो दिखते ना हो प्लांट एंड मशीनरी जैसे। बात समझ में आ रही है? जी ठीक सर। है, जी भैया। चलो अब आता है आपका दूसरा हिस्सा, जहां पर हमने एक बात क्या करनी है, ब्लॉक कैसे बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है इंपॉर्टेंट, बस आपको इसमें थोड़ा बहुत पता कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या पता करना है आपको, इसी देखनी है कि ब्लॉक जब हम बनाते हैं तो हम हमेशा WDV उठाते हैं। WDV का मतलब क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, हर साल के शुरुआत में जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू उसे लेते हो, उस साल आपने जो एसेट्स खरीदी थी उनको दिखाते हो, जो एसेट बेच दी थी उन्हें माइनस कर देते हो, और जो बच जाता है उसे आप बोलते हो डेप्रिशिएबल ब्लॉक। डेप्रिशिएबल ब्लॉक का मतलब क्या है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, अभी इसके ऊपर सर लगेगा, ओपनिंग एलिजिबिलिटी ब्लॉक क्या है? क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन आए, किसके ऊपर, वो जो ब्लॉक आया, कौन सा ब्लॉक आया, उसकी जो वैल्यू आई, कैसे आई वैल्यू, आपने क्या किया, आपके पास, चलो मैं एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनते जाना। अगर आपके पास 5 लाख की एसेट्स हैं, ठीक है, उसके बाद आप 4 लाख की और खरीद लेते हैं, तो एसेट कितने की हो गई, 9, उसमें से 2 लाख की एसेट बेच देते हो, कितने की हो गई, 7। डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, 7 लाख पे। जी सर। Yes. ठीक है, अच्छा एक लाइन लिखी होगी ना, यूज फॉर एटलीस्ट 182 डेज, यूज फॉर होल डे ईयर, एटलीस्ट मत लिखो, यहाँ पे लिखो लेस देन। ठीक है, तो अगर आपने किसी एसेट को, अगर आपने किसी एसेट को 182 दिन से कम यूज किया है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हाफ लगता है, हाफ रेट पे। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, नीचे पे यहाँ पे लिख देता हूं, इफ एनी एसेट, अगर कोई भी एसेट यूज्ड बाय बिजनेस, ठीक है, यूज्ड बाय बिजनेस लेस देन 182 days, then the depreciation rate on this asset will be half of rate of depreciation prescribed। मतलब क्या है, मतलब यह है कि मान लीजिए आपने एक कार खरीदी जिसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन था, पर आपने कार को सिर्फ 67 डेज यूज किया, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 7.5। 7.5%। कैसे, इसका हाफ। मान लीजिए आपकी एक प्लांट मशीनरी है जिसके ऊपर 40% डेप्रिसिएशन लगता है, आपने इसको 181 डेज यूज किया, तो 182 डेज से कम है ना, तो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन इस पे, हाँ भाई, सर 20%। 20%। 20%. हाँ, तो अगर आपका 182 डेज से कम है तो आप डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, हाफ लगा देंगे, जो परसेंटेज कहिए उसका आधा कर देंगे। ठीक है, जी बताइए भाई, बाकी लोगों को समझ में आया इतना? जी भैया। Sir. ठीक, वापस चलते हैं जहां पर अभी लास्ट टाइम अभी रुके हुए, काम अभी काम चल रहा है, बीच बीच का वो थोड़ा ऊपर नीचे बनी हुई चीजें, इसलिए मैंने वो हार्ड चीजों को बिल्कुल नहीं लाया हूं। अब आप इसमें एक चीज याद रखिए, फर्म्स यानी कि पार्टनरशिप फर्म, याद है पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, जी सर। उसी की बात चल रही है। उसमें लिखा है कि जो पार्टनर्स होते हैं, आपको याद है पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। जी सर। हाँ इनकम टैक्स कहता है
कि आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, आप अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज्यादा नहीं दे सकते। तो अगर कोई पार्टनर इनकम टैक्स 13% ले रहा है, ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे, प्रॉफिट में से माइनस करोगे। जी सर। ठीक है, तो फर्म के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा ज्यादा आएगा, अगर अब मैं 13% लगाऊंगा तो कम आएगा। कम आएगा, तो टैक्स कम जाएगा ना। जी सर। इनकम टैक्स कहती है कि देख भाई, अगर तेरा 13% लग रहा है टैक्स, तेरा तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 13% है, हम 12% अलाउ करते हैं, 1% को अलाउ नहीं करते, इस 1% को प्रॉफिट में वापस जोड़ दो। जी ठीक है, सर। ये जी हमारा सर। अलाउ। दूसरे क्या प्रॉब्लम है, क्या हम कोई कमीशन वगैरह दे सकते हैं इनको। जी ठीक है, सर। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, सैलरी दीजिए, कमीशन दीजिए, वो कहता है दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, पर एक शर्त है हमारी, शर्त सिर्फ हमारी इतनी है कि अगर आपका कोई प्रॉफिट है, मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 4 लाख रुपए, एग्जांपल दे रहा हूं, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपए। क्या करेंगे आप, वो कहता है कि इसके पहले 3 लाख पे, इसके पहले 3 लाख पे, यानी कि इसे 2 टुकड़े कर लो, एक हो गया 3 लाख और एक हो गया बचा हुआ 1 लाख, करेक्ट। ठीक है, आगे बोलूं, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। ठीक, इस 3 लाख पे क्या करेगा, इस 3 लाख पे वो 2 टुकड़े करेगा, एक तो करेगा 90% यानी कि 2,70,000, या फिर 1.5 लाख। ये बताओ कौन ज्यादा आ रहा, देखो 1.5 लाख या 90%, विच एवर इज मोर, कौन ज्यादा आ रहा। सर 90%। 90% ज्यादा आ रहा, यानी कि इसको रख लो इधर, 2,70,000 रुपए ले आओ, इधर ले आओ। अब इस 1 लाख का क्या करेगा वो, बैलेंस का 60%, इसका 60% निकालेगा, यानी कि 1 लाख का 60% 60,000। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपकी सैलरी वगैरह देने की, 3,30,000, इससे ज्यादा की सैलरी नहीं दे सकते आप, इससे ज्यादा की सैलरी नहीं दे सकते। अगर दी होगी तो, ऐड हो जाएगी। अगर दी होगी तो उसे वो डिसअलाउड कर देगा, एक्स्ट्रा को डिसअलाउड कर देगा। मान लो तुमने सैलरी 5 लाख की दे दी, तो कितना डिसअलाउड कर देगा वो, 1,70,000 को वो डिसअलाउड कर देगा, और क्या कहेगा, प्रॉफिट में जोड़ देगा। आ रही है बात समझ में। जी सर। ठीक है, तो जी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कैलकुलेशन याद नहीं रखना है, यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिमिट क्या है, लिमिट है, और आपको यही पूछते हैं कि पहले 3 लाख पे कितनी लिमिट है, तो पहले 3 लाख पे 1.5 लाख या 90% की है। और अगर आपका लॉस है तो, लॉस है तो क्या होगा, 90% ऑफ प्रॉफिट तो नहीं आएगा। मान लो आप ऑलरेडी लॉस में हो 1 लाख रुपए के, भाई ये वाली लाइन काम करेगी जरा बताना, ये वाली नहीं। नहीं करेगी, तब वो 1.5 लाख रुपए लेता है। तो यानी कि अगर आपके वो 1 लाख का लॉस है, तो आप मैक्सिमम सैलरी कितनी उठा सकते हो, 1.5 लाख, इससे ज्यादा की सैलरी नहीं ले सकते। जी आ सर। रही है बात समझ में। जी सर। यस। बाकी मैंने आपको ये 2 लाइनें बताई थी कि जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो अलाउड हैं, और जो एक्चुअल पेमेंट आप करेंगे स्टैट्यूटरी ड्यूज की, सिर्फ वही अलाउड है। तो अगर आपने प्रोविडेंट फंड में 15,000 रुपए दिखा रहे हो पीएनएल में, लेकिन आपने जमा सिर्फ 12 किया है, तो मुझे बताइए अलाउ कितना करेगा वो, 12 या 15। 12 सर। 12 अलाउ करेगा। ठीक है, बाकी 3 को वो अलाउ नहीं करेगा, और 3,000 को डिसअलाउड मानकर वो आपके प्रॉफिट में क्या करवा देगा, ऐड करवा देगा। राइट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। जी सर। आगे चलते हैं। ये कुछ एक्सपेंडिचर्स की लिमिट है, ठीक है, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं कि इनमें अलाउड, वैसे ये पूछने के चांस थोड़े कम होते हैं, पर अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं, पूछते भी नहीं है। 1 मिनट में तब भी एक चीज चेक कर लेता हूँ, बस मुझे 1 मिनट दो, मुझे ये चेक करना पड़ेगा इसमें इसकी परसेंटेज में कोई चेंज तो नहीं है। मैंने आपको हैवी व्हीकल का बता दिया ना कि कितने वजन की होती है, जी सर 12 टन। 12 टन, वो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है 1,000 रुपीज पर टन है, और 7,500 रुपये पर मंथ है, किसके लिए, जो 12 टन से नीचे हैं, 12 जी टन सर। से ऊपर है उन पे 1,000 रुपीज पर टन है। एक मिनट, ये जो आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लिस्ट क्या है,
ये एक्सपेंडिचर्स की है। जो एक्सपेंडिचर आप करते हो किस चीज के लिए, या तो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया है अपने ही बिजनेस के, अगर आपने अपने बिजनेस की साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया है तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, तो कितना अलाउ करता है 100%। पर ये रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलोगे? सर जो 12 महीने से ज़्यादा का होगा। जो 12 महीने से ज्यादा का ज़्यादा। होगा। तो अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो क्या उसको अलाउ करेगा ये इसमें पहली वाली कैटेगरी में? नहीं सर। नहीं करेगा। वहां वर्ड क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको बोलते हैं? जो आपके बिजनेस के डेली यूज के लिए आता है या फिर बिजनेस को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, 12 महीने से कम सैलरी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। थोड़ा सा मुझे दो टाइम, क्योंकि मुझे इसकी परसेंटेज चेक करनी है, किसी की परसेंटेज में चेंज तो नहीं है, वैसे है नहीं, इतना ही चेंज होता है, लेकिन कभी कभार ये चेंज आता है, इसलिए बोल रहा हूं। कौन कौन से सेक्शन है? चलिए 35 पे है। थर्टी 1A एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक, नहीं ये वाला है साइंटिफिक रिसर्च। कितना परसेंट है? 100%। ठीक है, वो अलाउड, ठीक है 100% ही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, ये इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये भी ठीक है, 100% ही है। कंपनी 150 है ना? नहीं नहीं, अब सब 100 है। अब ये सब 100 है। नेशनल लेबोरेटरी देख लेता हूँ मैं। हाँ जी, अब इसको बदल दीजिए। ये जितने आपको परसेंटेज दिख रहे हैं सब बदल गए हैं इस साल से, ये सब 100% है, कुछ भी 50% नहीं है। तो अब क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से। पहले बनता था, क्योंकि पहले बन सकता था क्योंकि क्या था, चेंज था किसी किसी में। अब कोई चेंज है नहीं, सब में वही है 100%, तो अब 100% ही है। तो अब आप इसको टेंशन मत लीजिए, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बना। चलिए जी, फिर बिजनेस हेड आपका खत्म हो गया, इसमें और कुछ काम का नहीं है। अगर आपको यहाँ पर से कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं और फिर कल आगे बढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, ये 5 हेड कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 5 हेड जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब 5 हेड जुड़ने के बाद अब हम देखेंगे क्लबिंग के बारे में। देखो, जब आपने 5 इनकम कमा ली तो अब इसका क्या होगा? अब ये क्लबिंग होनी शुरू होगी। क्लबिंग होने का मतलब होता है जुड़नी शुरू होगी। जुड़ने का मतलब क्या? क्लबिंग किसे बेसिकली किसे बोलते हैं? क्लबिंग हम बोलते हैं उस इनकम को जो आपकी नहीं है फिर भी आपकी इनकम में जोड़ी जा रही है। आपकी नहीं है फिर भी आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा, उसे क्लबिंग बोलते हैं। जिन लोगों ने 5 हेड नहीं पढ़े उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा आएगा तब देखेंगे। फिलहाल आप यहीं से कंटिन्यू करिए। अगर आपके पास 5 हेड से आपने अपने 5 हेड यानी कि सैलरी की इनकम जोड़ ली, प्लस आपने बिजनेस की इनकम जोड़ ली, आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जोड़ ली, इसको करने के बाद आपकी जीटीआई आती है। अब आपकी जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में क्या दूसरे की इनकम जोड़ी जा सकती है? क्या कोई ऐसा दूसरा आदमी जो आपका, जो आप नहीं हो, मतलब मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं और उनकी एक वाइफ है जो वाई है, क्या वाई की इनकम में एक्स की इनकम जोड़ी जा सकती है या एक्स की इनकम में वाई की इनकम जोड़ी जा सकती है? ऐसा हो सकता है? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा नहीं होता। क्यों? एक्स जो कमाएगा उसके ऊपर एक्स टैक्स देगा, वाई क्यों देगी? और वाई जो कमाएगी उसके ऊपर वाई टैक्स देगी, एक्स क्यों देगा? लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर अलाउ किया गया है कि वाई की इनकम के ऊपर एक्स टैक्स दे सकता है, यानी कि वाई की इनकम को किसमें जोड़ दिया जाएगा? एक्स की इनकम में। ऐसा 2-3 जगह है, उनमें से हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको पहले वाले की बात कर रहे हैं। पहला वाला क्या है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आसान लाइन है, देखो, ट्रांसफर इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपके पास एक घर था, मिस्टर एक्स के पास एक घर था, चलो घर के दो घर थे। अब होता क्या है, मिस्टर एक्स क्या करते हैं, देखो हमें ही पता है कि एक घर तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कर, सेल्फ होता है,
सेल्फ होता तो टैक्सेबल नहीं होता, पर दूसरे घर पे तो टैक्स देना पड़ेगा। एक्स ने बड़ी हाँ। चालाकी से क्या किया, चलो ट्रांसफर नहीं किया, एक्स ने क्या किया, ये इनकम जो थी ना, जो इसमें किराया आता था, वो उसने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। किराएदार को बोला कि तुम मेरी वाइफ को देना, ये मेरी वाइफ हाँ। के मेंटेनेंस के लिए मेरी वाइफ का इनकम है। तो इनकम किसको मिल रही है, वाइफ को, लेकिन है किसकी, एक्स की। क्यों, प्रॉपर्टी किसकी अभी, एक्स की। तो जिसकी प्रॉपर्टी इनकम भी उसी की। तो मिल भले ही वाई को रही है, लेकिन जोड़ी किसके उसमें जाएगी, एक्स के उसमें, और टैक्स कौन देगा, एक्स देगा। आई बात समझ में सबको, जी सर। हाँ। ठीक है। अब सर आपने क्या, हाँ जी बोलो, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा ये तो बड़ा अजीब पंगा है। अब आपने बोला ये तो बड़ी अजीब बात है यार, मेरा एक घर है, इस पे टैक्स लग रहा है, मैं अपनी वाइफ को वाइफ को देता हूँ इनकम, तो टैक्स लग रहा है। क्यों ना एक काम करता हूँ, ये मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर ही कर देता हूँ। इसने विदाउट ट्रांसफर कहा था ना, तुम हीरो बन गए, तुमने इसको ट्रांसफर ही कर दिया, ये घर दे दिया अपनी वाइफ को, दे दिया वाई को। और क्या कहा, शर्त ये लगाई कि जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक ये घर मेरा है, यानी कि रिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया। रिवोकेबल मतलब वापस लिया जा सकता है, कब, जब इसको डाइवोर्स कर देगा तो जी वापस हो जाएगी, प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी, रिवोकेबल हो गया। तो इनकम टैक्स कहती है भाई ये प्रॉपर ट्रांसफर है ही नहीं, ये प्रॉपर ट्रांसफर नहीं है। प्रॉपर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जब वाई को ये घर मिल जाए, वाई इस घर को तोड़े, आग लगाए, कुछ भी करे, वाई की प्रॉब्लम, जी तभी तो सर। वाई का घर होगा ना वो। जी सर। वाई का घर ही नहीं है वो भी, क्यों, क्योंकि वाई उस घर में कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो रिवोकेबल है। जब तक वो उसकी वाइफ है तब तक वो उसका घर है, जिस दिन वाइफ नहीं रहेगी उस दिन घर वापस चल जाएगा। तो इनकम टैक्स कहती है भाई तू ही देगा टैक्स, वो एक्स को ही वापस पकड़ लेती है कि तू ही देगा, तू तो ज्यादा तेज बना था, तूने सोचा इनकम ट्रांसफर करे बिना, मतलब मैं ट्रांसफर कर देता हूँ प्रॉपर्टी का और फिर मैं उसके ऊपर इंजॉयमेंट करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पे भी टैक्स कौन देगा, एक्स ही देगा। बात समझ में आ रही है सबको। जी सर। जी भैया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सैलरी वाले को मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ, मैं एक छोटा सा पॉइंट बता के आज का ओवर कर रहा हूँ, फिर मैं कल इसको कराऊंगा। वो छोटा सा पॉइंट क्या है, ये बस इसको करा के खत्म कर दो। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक लिमिट है इसके ऊपर, वो लिमिट कितने की है वो बताता हूँ, अब बाकी खत्म। पहले आप इसको समझिए, कल हम इसको आगे बढ़ेंगे। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर कौन होता है, सर छोटा बच्चा 18 18 साल से का। नीचे, जिसकी 18 एज क्या होती है, 18 से नीचे होती है। ऐसे बच्चे में आपका स्टेप चाइल्ड इंक्लूड होगा, एडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होगा, और माइनर मैरिड डॉटर, जो माइनर है और मैरिड है, कई बार हो जाती हैं शादियां, ठीक है, 18 से 18 नीचे ना के भैया। नीचे शादियां हो जाती है कई जगह पर, वो माइनर मैरिड डॉटर है। अच्छा एक चीज मुझे, ये जो 18 के नीचे शादियां होती है वॉइड नहीं होती, ध्यान रखना, शादी तोड़ी नहीं जा सकती, बस सजा खानी होती है। ठीक है, जो लड़का होता है अगर वो 18 के, वो 21 के ऊपर है तो उसको भी जेल जाना होता है, माँ बाप माँ को तो, पिताजी को तो जेल जाना ही होता है। ठीक है, तो वो करवा दो, शादी थोड़ा टूटी। पर ये करते, एक्स की एक बेटी थी डब्लू, उसने उसकी शादी करा दी, और एक्स की इसकी एज सिर्फ 16 साल थी। अब हुआ क्या, अब क्योंकि इसमें ये भी जेल जाएगा, इसका वो भी जेल जाएगा, तो वापस आ गए, जेल जाके वापस आ गए। अब या चलो जेल ही बैठे में, इसका एक बिजनेस है जिसमें 5 लाख रुपए की इनकम भी आती है। इसकी जो बेटी थी ना, बेटी, इस बेटी के नाम पे एक घर था, और उस घर को हाँ। किराए पे दे रखा था। उस घर से किराया आता था 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए पर टैक्स कौन देगा, ये बेटी खुद देगी नहीं, क्योंकि ये माइनर मैरिड डॉटर हो रही है, माइनर तो है ही, वो मैरिड भी हो रही है उल्टा। ठीक है, और इसके ऊपर टैक्स कौन देगा फिर, अब इसका एक्स। फादर देगा, यानी कि एक्स देगा। तो एक्स की इनकम में 1.5 लाख जुड़ जाएगा, और एक्स को कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, 6.5 लाख पे देना पड़ेगा। आई बात समझ में कुछ, जी सर। ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्या पूरे 6.5 पे देना पड़ेगा, तो कहता नहीं, 1500 रुपये काट लेना। तुम बोलोगे ये क्या है, तो 1500 रुपये काटने के अलाउ किया गया, ये रहा लास्ट लाइन कि पेरेंट इन हुज हैंड द माइनर इनकम इज क्लब्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू 1500 रुपये पर चाइल्ड। एक बच्चे का 1500 रुपये पर चाइल्ड आप काट सकते हैं। थोड़ा सा एक वापस आइए, यहाँ पे एक बात और समझाता हूँ, वो क्या है। मान लीजिए दो, एक एक्स था एक वाई था, ये हस्बैंड था ये वाइफ थी, दोनों के दोनों कमाते थे। ये 2 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए साल का कमाती थी, ये 3 लाख रुपए साल का कमाता था। इनका एक बेटा था एस, उसके नाम पे एक एफडी करवा रखी थी, उस एफडी के ऊपर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आया। ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, ये माइनर है, 18 के नीचे है, ये किसकी इनकम में जुड़ेगा, माँ की इनकम में या
फादर की इनकम में, तो वो कहता है जिसकी इनकम ज्यादा होती है। तो किसकी इनकम ज्यादा है इस केस में? फादर की, तो ये फादर में जी जाके जुड़ जाए। और अगर ये मदर की इनकम ज्यादा होती तो ये मदर की इनकम में मदर। जाके जुड़। ठीक है। अच्छा, नहीं है हस्बैंड वाइफ साथ में, मतलब ये फादर था, ये मदर थी, इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। अब इनका एक बेटा है, अभी वो फिर से वही कमा रहा है 10,000 रुपए, माँ कमा रही है 2 लाख रुपए, और फादर कमा रहा है वही 2.5 लाख रुपए। ठीक है, किसकी इनकम में जाएगा? मदर की। नहीं, ये देखना पड़ेगा, ये 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, लग रहा है कि पिता की इनकम में जाएगा। नहीं, देखना क्या पड़ेगा? अब देखना ये पड़ेगा कि कौन बच्चे को मेंटेन करता है। जो बच्चे को मेंटेन करता है, अगर माँ पाल रही है बच्चे को तो इनकम भी माँ की उसमें जाएगी, और अगर बाप पालेगा तो इनकम भी बाप के उसमें जाएगी। आई बात समझ में? जी सर। तो फादर के पास कब जाएगी? जब फादर मेंटेन कर रहा हो उस बच्चे को। और अगर मदर मेंटेन कर रही है तो किसके पास चली जाएगी? मदर के पास चली जाएगी। मतलब ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? जी नहीं सर। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक लाइन लिखी हुई है, ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी इनकम को ना पिता की इनकम पे जोड़ना है ना माँ की इनकम पे जोड़ना है, किसी में नहीं जोड़ना? तो अगर माइनर बच्चा है और उसको डिसेबिलिटी है, कोई डिसेबिलिटी है, तो उसकी इनकम किसी पे नहीं जोड़ती। ठीक है, वो इनकम पे खुद ही टैक्स देता है। माइनर बच्चा अगर मैनुअल इनकम का मैनुअल वर्क खुद करके कमा के करता है तो भी नहीं, उस पे भी नहीं लेंगे। और अगर कोई स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस के कारण, उसको कुछ स्किल के कारण, टैलेंट के कारण, डांस के कारण, किसके कारण, वो जो आपका जो एक्टिंग होती है बच्चों की, उनके कारण अगर उसको कुछ मिल रहा है तो उस पे भी उसको भी क्लबिंग नहीं करेंगे। तो किसी इनकम को क्लबिंग नहीं कर सकते? डिसेबिलिटी वाले की इनकम को क्लब नहीं कर सकते, मैनुअल वर्क वाले को क्लब नहीं कर सकते, और जो स्किल टैलेंट स्पेशल नॉलेज के कारण करते हैं उनको भी हम क्लब नहीं कर सकते। तो इन पे क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है जी। जी सर। सर अच्छा, 80 क्वेश्चन यहाँ वाले। पे ये आएगा कि माइनर चाइल्ड की इनकम जोड़ी जाती है कितना काट के, एग्जाम्शन कितनी है? तो 1,500 रुपए एग्जाम्शन। ठीक है, ये पर जी चाइल्ड है, तो 2 बच्चे हुए तो कितनी हो जाएगी एग्जाम्शन? 3,000। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। Yes, sir. तो आज की क्लास और तो यहीं पे भैया, बंद है, कल इसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। और तो एग्जाम्पशन कितने बच्चों तक मिलेगी? क्या? वो कुछ नहीं है, इसमें ये लिमिट आप नहीं होती, 10 बच्चे 10 की मिलेगी। अच्छा, सब में मिलेगी मतलब? जी भैया। चलो, मैं ये फाइल आपको मैं दे देता हूँ जो हमने अभी बनाई है। ठीक है, भैया इसमें हो से गया आप क्लबिंग नोट्स पूरा हो बना गया? लीजिएगा, क्लास देखकर दोबारा नोट्स बनाइए ताकि आपको बात थोड़ी और समझ में आए। भैया चैप्टर सर पूरा जी। हो गया कल क्लबिंग वाला? नहीं, क्लबिंग पूरा नहीं हुआ है, क्लबिंग में टाइम लगेगा, क्लबिंग कल होगी कंप्लीट। जी भैया। कल सर मैं जी। सेट ऑफ दोबारा पढ़ाऊंगा कि कुछ बच्चों को सेट ऑफ पढ़ाना पड़ेगा। सेट ऑफ इसलिए पढ़ाना पड़ेगा, सेट ऑफ इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में